तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसईपी के लिए परफॉर्मेंस के बेंचमार्क क्या है, एमएसईपी के लिए सीनियरिटी से क्या इफेक्ट होता है, सीनियरिटी क्या प्रभावित करती है नहीं करती है, क्या प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग में। दूसरा, एमएसईपी पर रिजर्वेशन का कोई प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से एमएसईपी का पार्ट 2 लेकर के। इससे पहले हमने एमएसईपी का पार्ट 1 बनाया है जिसमें हमने एमएसईपी के बेसिक प्रोविजंस के बारे में बात की है, जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें हमने ये जाना है कि एमएसईपी का इतिहास क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, एमएसईपी का बेनिफिट किसको मिलता है, किस किस पर ये एप्लीकेबल होता है, किन किन कंडीशनों में होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर हमने एक ऑलरेडी एमएसईपी का पार्ट 1 बना दिया है और वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध ये है कि या तो इस वीडियो के बाद में या इस वीडियो को देखने से पहले भी आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आ सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या आपको बताने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसईपी के लिए परफॉर्मेंस के बेंचमार्क क्या है, यानी क्या क्राइटेरिया है, क्या परफॉर्मेंस का बेंचमार्क रखा गया है। दूसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसईपी के लिए सीनियरिटी से क्या इफेक्ट होता है, सीनियरिटी क्या प्रभावित करती है नहीं करती है, क्या प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग में। दूसरा, हम ये भी जानेंगे कि जो रिजर्वेशन होता है, क्या एमएसईपी पर रिजर्वेशन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट रिसेंटली कुछ कमेंट्स मेरे को देखने के लिए मिले थे, उसमें पूछा गया था कि अगर ट्रांसफर होता है तो एमएसईपी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एमएसईपी का उस केस में जो बेनिफिट है वो किस प्रकार मिलता है, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। उसके साथ में एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम पूरा एक एग्जांपल के साथ में कि किस किस तरीके से एमएसईपी के बेनिफिट मिलेंगे उसको एक एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक टास्क है। सबसे पहले टास्क मत समझ लीजिए, उसको रिक्वेस्ट समझ लीजिए मेरी तरफ से कि आप हमारे इस रेल न्यूज के छोटे से परिवार को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वेट किसका कर रहे हैं भाई, जल्दी से जाइए, लाल रंग का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए और ग्रे कलर का बना दो। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन, यानी जो भी वीडियो हम अपलोड करें इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क फॉर एमएसईपी। तो यहां पर कई भाइयों का मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या है, तो मैं सिंपल शब्दों में, जिनको नहीं पता, अधिकतर लोगों को पता होगा, परफॉर्मेंस बेंचमार्क से मतलब ये होता है कि जो एपीआर होता है, हमारा एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है, जिसको पहले सीआर रिपोर्ट ही बोलते थे, उसमें ग्रेडिंग दी जाती है, हर कर्मचारी के लिए होती है, हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए। तो उसमें ग्रेडिंग के 5 ग्रेड दिए जाते हैं। तो उस ग्रेडिंग का कौन कौन सा ग्रेड एमएसईपी के लिए कंपलसरी है उसको इस वीडियो में हम समझेंगे। 19 मई 2009 के डीओपीटी के ओएम के पैरा नंबर 17 में मेंशन किया गया था कि जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 6600 जो पे बैंड नंबर 3 में आता था, वहां के लिए मिनिमम जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क है वो गुड होना चाहिए एमएसईपी के बेनिफिट देने के लिए। और उसके साथ में जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 7600 या उससे अधिक था उनके लिए वेरी गुड का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों, आपको जैसे पता है 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ है। तो 7th पे कमीशन के पैरा नंबर 5.1.45 में ये कहा गया है कि सभी जो कर्मचारी है, सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए एमएसईपी के बेनिफिट के लिए मिनिमम परफॉर्मेंस बेंचमार्क को गुड से बढ़ा करके वेरी गुड कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर एमएसईपी का बेनिफिट लेना है तो कर्मचारी के पिछले 5 साल के एपीआर देखे जाते हैं, या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है 3 साल के देखे जा रहे हों। तो उन 5 साल या 3 साल में आपका वेरी गुड होना चाहिए। गुड अगर आ रहा है तो आपको एमएसईपी का बेनिफिट उस केस में नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं एमएसईपी और सीनियरिटी दोनों का क्या संबंध है। तो डीओपीटी का जो 2009 का ओएम था उसके पैरा नंबर 20 के अनुसार कोई भी मतलब कर्मचारी, एमएसईपी कर्मचारी से संबंधित होता है, सीनियरिटी से रिलेवेंट नहीं होता है, यानी सीनियरिटी और एमएसईपी का कोई संबंध नहीं है।
इस केस में ऐसा समझ लीजिए कि एमएससीपी सिर्फ सर्विस के बेसिस पर मिलेगा, कितने ईयर की सर्विस हुई है। अगर मान लीजिए एक सीनियरिटी में ऊपर है कर्मचारी जिसका 9 साल का सर्विस हुआ, एक उसका जूनियर कर्मचारी है जिसका 10 साल का सर्विस हो चुका है, तो उस केस में जो सीनियर कर्मचारी है, जूनियर कर्मचारी को एमएससीपी का बेनिफिट मिल गया, तो जो सीनियर कर्मचारी है वो एमएससीपी की उस बेसिस पर डिमांड नहीं कर सकता। यहां पर ये समझ सकते हैं कि सीनियरिटी और एमएससीपी का सीधा कोई संबंध नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई रिलेवेंस नहीं होता है। जूनियर अगर कोई कर्मचारी है लो सीनियरिटी में लोअर मोस्ट पोजीशन पर है, अगर वो इसके सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है एमएससीपी के लिए, तो उसको एमएससीपी का बेनिफिट मिल जाएगा, जबकि उसके कोई भी सीनियर हो उसको नहीं मिलेगा। और सीनियर उस बेसिस पर डिमांड भी नहीं कर सकता कि मेरे जूनियर को यहां पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है तो मुझे भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन चाहिए, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए अब समझते हैं एमएससीपी और रिजर्वेशन का रिलेवेंस को। तो डीओपीटी के 2009 के ओएम के पैरा नंबर 19 के अनुसार उसमें यह कहा गया है कि जो एमएससीपी है वो पूरी तरीके से कर्मचारी पर डिपेंड करती है, यानी कर्मचारी की सर्विस पर डिपेंड करती है, और इस पर किसी भी प्रकार के प्रमोशनल के जो नियम होते हैं, प्रमोशन में जो रोस्टर एप्लीकेबल होता है रिजर्वेशन का, वो एमएससीपी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी एससी का हो, एसटी का हो, उसको उठा करके पहले कोई बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, उसको भी जो जनरल का हो सबको सेम है, मतलब सभी के लिए ये जो एमएससीपी का बेनिफिट है सभी कर्मचारियों के लिए समान है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इतना समझ लीजिए सीधा अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो। लेकिन उसमें थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें तो यह है कि रिजर्वेशन रोस्टर या रिजर्वेशन ऑर्डर वो एमएससीपी के लिए लागू नहीं होते हैं। यह बात मेंशन है डीओपीटी के 2009 के ओएम के पैरा नंबर 19 में। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट को थोड़ा सही से आपको समझने की जरूरत है। वन वे ट्रांसफर के केस में क्या होता है कि अगर जब कोई कर्मचारी वन वे ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है तो उसको रिक्रूटमेंट ग्रेड में, बॉटम सीनियरिटी में या लोअर स्केल में जाना पड़ता है, और उस केस में क्या किस तरीके से एमएससीपी के प्रोविजन है उस सिनारियो में, तो वो इसके डीओपीटी के 2009 के ओएम के पैरा नंबर 24 में मेंशन है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी अपने खुद के अनुरोध पर ट्रांसफर लेता है लोअर स्केल में और उसको पहले ऑलरेडी अगर एक प्रमोशन या एमएससीपी का बेनिफिट मिल चुका है ओरिजिनल जो उसका पेरेंट यूनिट है उसके अंदर, और यहां से वो उठ करके दूसरे नए ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उस केस में वो सेकंड और थर्ड एमएससीपी का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होगा, उसको फर्स्ट एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले उसको पेरेंट यूनिट में मिल चुका है। अब बात आती है सर्विस काउंटेशन की, यानी 20 पर सेकंड मिलता है, 30 ईयर की सर्विस पर थर्ड एमएससीपी बेनिफिट मिलता है। तो जो फर्स्ट एमएससीपी का बेनिफिट है वो पहले मिल चुका है। अब यहां पर जो सर्विस है वो नई ऑर्गेनाइजेशन है, नए संगठन में जब उसने ट्रांसफर लेकर जो ज्वाइन किया है, यानी एक रेलवे का एक एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक कर्मचारी सपोज डिवीजन ए में कार्यरत था और वो ऑन रिक्वेस्ट पर डिवीजन बी जो दूसरे जोनल रेलवे का है वहां पर जाता है और बॉटम सीनियरिटी में उसने जाकर के ज्वाइन कर लिया, तो अब उसके लिए एमएससीपी के लिए जो सर्विस का काउंट होगा वो नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने की तिथि से प्रारंभ किया जाएगा, जिस डेट को वो वहां पर ज्वाइन किया करता है उस तिथि से, और उसको सेकंड और थर्ड एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट एमएससीपी का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, यानी कुछ कंडीशंस ऐसी है जिनमें एमएससीपी का बेनिफिट कर्मचारी को नहीं मिलता है। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन है, अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई डीएआर पेंडिंग है, डीआर केस पेंडिंग है या विजिलेंस केस पेंडिंग है, तो उस केस में भी उनको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी कर्मचारी का कोई रेगुलर प्रमोशन आ चुका है और उसने डिनाई कर दिया कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, तो उस केस में भी उनको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है, या तो प्रमोशन को, रेगुलर प्रमोशन को डिनाई कर चुका हो या उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग हो, तो दोनों सिनारियों में वो एलिजिबल होने के बाद में, यानी सारे अदर क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी उसको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम यहां पर एमएससीपी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या जो पॉइंट में हमने यहां पर कवर नहीं किया है उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वो सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो ग्रुप सभी के लिए ओपन है, वहां डिस्कस करने के लिए बनाया गया है।
वहां पर सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए ही है, वो उसमें अधिकतर रेलवे कर्मचारी हैं। और ये चैनल भी मैंने स्पेशली रेलवे कर्मचारियों के लिए स्टार्ट किया था। इसमें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी जो भी नीतियां हैं मैक्सिमम सेम ही होती है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। रेलवे में भी यही कंडीशनें एप्लीकेबल होती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था आपको कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम एमएससीपी के बेनिफिट को समझेंगे। तो डीओपीटी का जो 2009 का ओएम है उसमें एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसमें एलडीसी का एग्जांपल लिया है। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, उनका ग्रेड पे, एलडीसी का जो ग्रेड पे होता है वो लेवल 2 में आता है, 1900 जीपी होता है। अब मान लेते हैं एक फर्स्ट सिनारियो में समझते हैं कि उस कर्मचारी को, एलडीसी को 8 साल की सर्विस पर एक रेगुलर प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो 8 साल की सर्विस पर पहला रेगुलर प्रमोशन उनका जो आएगा वो लेवल 4 में यानी 2-4 ग्रेड पे पर होगा। उसके बाद में अगला प्रमोशन उनका 2-8 पर होता है जो लेवल 5 होता है। नेक्स्ट उनका लेवल 6 में होता है। तो यहां पर फर्स्ट 8 ईयर की सर्विस पर हुआ पहला रेगुलर प्रमोशन। तो उसके बाद में अगला जो उनका सेकंड एमएससीपी का जो बेनिफिट रहेगा वो 10 साल बाद यानी प्रमोशन की डेट से 10 साल ऐड कर लीजिए, तब उनको सेकंड एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। यानी 18th ईयर की सर्विस पर तक उनको अगर दूसरा प्रमोशन नहीं मिलता है तो 18 वर्ष की सर्विस होने पर उस कर्मचारी का ग्रेड पे अपग्रेड कर दिया जाएगा 2400 से 2800। उसके बाद में अगर उनको अगले 10 साल के दौरान भी कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो उस केस में उनका जो ग्रेड पे है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा 4200 ग्रेड पे में। दूसरा एक एग्जांपल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ही उसके 3 सिनारियो यहां पर दिए हुए हैं जिनको आप समझ सकते हैं। आगे पढ़ने की थ्योरेटिकल चीज है, उसमें मैं पढ़कर बताऊंगा तो भी कोई नई चीज नहीं है, आप उसको वहां से अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस ओएम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाकर आप इस ओएम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कई मॉडिफिकेशंस हुए हैं, जो उन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो भी ओएम है उनके बारे में मैं एक एमएससीपी के जितने भी ऑर्डर्स है, एमएससीपी से जुड़े हुए कोर्ट के ऑर्डर सारे के लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसमें सारे ओएम और लेटर नंबर मेंशन कर दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा जहां से जाकर आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए छोटा सा अनुरोध यह है कि सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।